नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं VNM टीवी। गुजरात का वडोदरा शहर और वडोदरा से मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी जो वडोदरा शहर की शान है। विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर को कुछ यूं कवर करती है कि कई सारे ब्रिजेस से रोजाना लाखों लोग विश्वामित्री नदी से ही गुजरते हैं। ऐसे में विश्वामित्री नदी हमेशा ही हम सबके दिल के बेहद करीब है और ऐसे में जब जब मानसून आता है, बारिश होती है और विश्वामित्री का जलस्तर बढ़ता है तो वडोदरा शहर की धड़कनें अपने आप बढ़ने लग जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? विश्वामित्री अपना दायरा छोड़कर अब वडोदरा शहर के उन इलाकों में क्यों फैलती जा रही है जहां इतिहास में कभी विश्वामित्री के पानी नहीं पहुंचे हैं? उसकी वजह विश्वामित्री नहीं है, उसकी वजह वडोदरा के लोग, वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी, पदाधिकारी, सरकार, ये सभी जिम्मेदार है। और ऐसे में जब विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात हमने शुरू की है, वैसे हम सालों से ये बात कर रहे हैं, विश्वामित्री को अभी तक हम न्याय तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन फिर एक बार शायद सरकार 1200 करोड़ दे रही है, शायद कॉरपोरेशन 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट रख रही है। इस तरीके की बातें हमारे सामने आ रही है और विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बातों को जोरों शोरों से फिर एक बार शुरू किया गया है। इस बार विश्वामित्री का शुद्धिकरण जो हो रहा है उसके मायने क्या है? क्या आखिरकार विश्वामित्री का शुद्धिकरण प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या शुद्धिकरण के बाद वडोदरा में बाढ़ नहीं आएगी? बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब पाने के लिए आज स्टूडियो में मैंने दो खास मेहमानों को आमंत्रित किया है और वडोदरा शहर इन दोनों मेहमानों को बखूबी जानता है। मेरे साथ है वडोदरा के जाने माने पर्यावरणविद रोहित प्रजापति। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ है वडोदरा की जानी मानी अर्बन प्लानर नेहा सरवटे। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जब विश्वामित्री की बात आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से विश्वामित्री को स्टडी करते आए हैं, उसके लिए लड़ते आए हैं, उसके लिए आवाज उठाते आए हैं और उन्हीं में से ये दो नाम है रोहित प्रजापति और नेहा सरवटे। विश्वामित्री का शुद्धिकरण जो प्रोजेक्ट हमने और आपने सुना और देखा है, पदाधिकारी और अधिकारी जिस तरह कह रहे हैं उन लोगों ने भी जरूर सुना होगा और क्या सोचते हैं वो विश्वामित्री के शुद्धिकरण के बारे में। सर, विश्वामित्री का शुद्धिकरण प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? मुझे लग रहा है ये बात एनवायरमेंट प्लानर नेहा मैम शुरू करें, मैं बाद में ज्वाइन। जी चलिए नेहा मैम, आपसे शुरू करते हैं। विश्वामित्री का शुद्धिकरण प्रैक्टिकली जिस तरह की बातें की जा रही है आपने जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी, क्या पॉसिबल है ये प्रैक्टिकली? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल भी है और करना भी चाहिए। उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों अप्रोचेस अपनाने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म तो वो है कि जितनी भी नदी की जो व्याख्या है उसको समझने के बाद जितने भी इंक्रोचमेंट्स हुए हैं, ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड, लीगल, इलीगल जो भी है वो हटाने चाहिए जी। उसमें से अभी हाल में मैंने न्यूज़ में देखा है या पेपर में पढ़ा भी है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं रीसेक्शनिंग और डीसिल्टिंग के लिए जी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शुद्धिकरण या रेस्टोरेशन या रिजुविनेशन का हम कोई भी अभ्यास करें तो डीसिल्टिंग या रीसेक्शनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है जी। सिल्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और जो हम डेब्री डंप करते हैं वो अलग मुद्दा है, दोनों को कंबाइन नहीं करना चाहिए। सिल्ट जो आती है वो नदी के गट जो है, उनका जो रिवर बेड है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। जो भी जानवर, जंतु, जो भी पक्षी है उसके लिए हेल्दी रहता है वो जी। जो डेब्री है जो हमने डाला है, गार्बेज है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है या CND वेस्ट है, उसको निकालना ज़रूरी है। लेकिन इतने सालों से हमने डंप किया है तो कुछ जो कंपोस्टेबल वेस्ट है वो शायद सॉइल में कन्वर्ट हो गया होगा। उसको अगर सरकार बोल रही है उसको सिल्ट या उसको डीसिल्ट करना है तो वो एक बात है। लेकिन जो नेचुरल प्रक्रिया से रिवर बेड में जो सिल्ट जमा होता है, नेचुरल इरोजन डिपोजिशन प्रोसेस है, वो कुछ हद तक नदी के लिए फ़ायदा करती है। तो जैसे अपने इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो ये जो सिल्ट है या वुडी डेब्रीज मैं बात करूंगी, नॉट कंस्ट्रक्शन डेब्रीज, वो नदी के हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी है और ज़रूरी भी है। तो जब हम डीसिल्टिंग की बात करते हैं तो मेरे लिए तो एक रेड फ्लैग हो जाता है कि हम किससे निकालने की बात कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से
शॉर्ट टर्म में अगर हमने सारे डेब्री, कंस्ट्रक्शन एंड वेस्ट, डिमोलिशन वेस्ट, डेब्री, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो जा रहा है, थर्मोकोल वेस्ट जो जा रहा है, उससे हमने खाली किया, जो भी रेवाइंस मैपिंग करके जितने भी रेवाइंस भरे गए हैं, जितने भी फ्लड प्लेन्स में हमने इंक्रोच किया है, उससे अगर उसको हमने साइंटिफिकली निकाला गया, क्योंकि हमारे रिवर में वाइल्ड लाइफ भी मौजूद है, तो उसको ध्यान में रखते हुए निकाले तो बहुत ही मुमकिन है और करना भी चाहिए। तो जो जिस सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन किस तरीके से वो करते हैं वो बहुत मायने रखेगा कि नदी और खराब होती है और मर जाती है या सही मायने में रिजुविनेट होती है जी। और एक और बात है कि जब हम रीसेक्शनिंग की बात करें तो रीसेक्शनिंग शब्द इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग व्याख्या में एक ऐसे ट्रपेजॉइडल सेक्शन होता है। मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे जी। ये जो ट्रपेजॉइडल सेक्शन है इसको हम रीसेक्शनिंग कहते हैं इंजीनियरिंग भाषा में, लेकिन आइडियली ऐसा होना चाहिए जो नदी को हमने ऑलरेडी इंक्रोचमेंट के द्वारा फिल किया है, ये जो मैंने ब्लू सर्कल लगाया है यहाँ पे, उसको हमको जो डेब्री है वो निकाल के नदी की जगह उसको वापस दे, और ऐसा रीसेक्शनिंग अगर हमने किया तो नदी डेफिनेटली पुनर्जीवित हो सकती है जी। तो विश्वामित्री को पुनर्जीवित करने की ये जो कवायद है वैसे सालों से ही जारी है, सफलता नहीं मिली है, और अब जब विश्वामित्री शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट रखा गया है तो क्या एनजीटी का वो नियम जो कुछ सालों पहले जब आया था और हम सब बड़े खुश हुए थे कि अब विश्वामित्री को नया जीवन मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। एनजीटी का जो नियम था रोहित भाई, वो क्या था, और ये शुद्धिकरण के बाद क्या एनजीटी के नियम का पालन हो रहा है? वो एनजीटी का ऑर्डर था। मुझे लग रहा है कि अगर एनजीटी के ऑर्डर की बात करें तो ये दिल्ली की प्रिंसिपल बेंच 5 जजों का ऑर्डर है। उसके संदर्भ में अगर मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ अखबार में, और मैंने टीवी में कॉरपोरेशन या अन्य लोगों को सुना है, मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है मुझे वहाँ से दिक्कत है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है रीसेक्शनिंग वाली बात किस संदर्भ में की जा रही है, जैसे नेहा बहन ने कहा, ये डीसिल्टिंग वाली बात किस संदर्भ में की जा रही है। अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बहुत लंबे डिबेट के बाद अगर ऑर्डर आया है तो एनजीटी ने कहीं पे रीसेक्शनिंग या डीसिल्टिंग वाली बात कही ही नहीं है जी। तो ये दोनों बात आप लेके क्यों आए हो, और ये दो बात करके आप क्या समझाना चाहते हो? या तो एनजीटी ने जो कहा है वही बात के आप ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हो कि आप कुछ अलग करने वाले हो, डर लग रहा है कि कुछ अलग होगा। क्योंकि मेरा ये साफ मानना है, जैसे नेहा बहन ने कहा, तो नदी को अपनी जमीन वापस देने वाली बात है। उसमें जो डिब्रीज डंपिंग हुई है, हाँ, उसको वापस देने। अगर मैं अपने घर की बात करूं और मेरे घर में कोई घुस गया है या मेरे प्लॉट में कोई घुस गया है, अगर मुझे कोई मेरी जमीन वापस करता है तो कि मैं उसको रीसेक्शनिंग कहूंगा? आप मेरी जमीन मुझे वापस कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये जो भी एक्सपर्ट रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि बड़ौदा शहर के लोगों को उनको पूछना चाहिए कि क्या इवन एकेडमिकली ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो क्या सही है। अगर एग्जाम में ये एनजीटी का ऑर्डर और ये जो बातें कॉरपोरेशन के तहत या उनके एक्सपर्ट ने जो कही है, अगर ये दोनों बातें साथ में जोड़कर किसी को दिया जाए तो मैं मानता हूं कि अगर कोई प्रोफेसर या यही एमएस यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट हो गए, मुझे नहीं लगता है कि वो उनको 1 मार्क भी देंगे जी। मुझे लग रहा है कि ये दोनों में बड़ी या तो समझ का प्रॉब्लम है या उनको शब्द का इस्तेमाल करना नहीं आता है। अच्छा। ये पूरा इंजीनियरिंग माइंड है। इंजीनियरिंग माइंड भी नहीं कहूंगा क्योंकि इंजीनियर्स को भी फिलोसफी सिखाई जाती है। मुझे लग रहा है ये सीमेंट वाली समझ वाला जगह है। मेरा साफ तौर के मानना है कि जो बात कोड, अगर आप देखो ना, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने जो परमिशन कॉरपोरेशन के दी जी, उसमें क्यों 2 बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड है उसका जिक्र किया गया है? अगर समझो कि ऑर्डर की जरूरत नहीं थी तो क्यों उन्होंने ये रीसेक्शनिंग और डीसिल्टिंग के आसपास ही बात नहीं की, लेकिन उन्होंने 2 बार दोहराया कि आपको नदी को जमीन वापस देनी है, आपको मगर का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जो ऑर्डर में थी इसलिए कही गई है जी।
मेरा साफ तौर पे मानना है कि डिब्रीज को नदी से बाहर निकालना, तो उसको रिसेक्शनिंग या डिसिल्टिंग नहीं कहा जा रहा है, और रिमूवल ऑफ डेब्रीज कहा जाना चाहिए। नदी को जमीन वापस दे रहे, वही बात कहनी चाहिए और खुलकर। अगर ये खुलकर कहने में दिक्कत है तो मुझे लग रहा है कि लोगों को पूछना चाहिए कि इसमें ये दो जो बात है उसमें इतनी बड़ी मतलब क्या बात है जिससे आप डर रहे हो, जी। मतलब क्या छुपाना चाहते हो आप? ये दो शब्द के पीछे कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है क्या? मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, अगर वो कोशिश हो रही होगी तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो अवार्ड है, चुकादा है, वो भी उनको अलाउ नहीं करेगा जी। और मेरा मानना है कि अगर देश में कानून का राज है तो वो भी उनको वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते जी। मेरा साफ तौर पे मानना है कि अगर जो बात मैपिंग की कही गई थी नदी की, तो मैपिंग के संदर्भ में डेब्रीज रिमूवल की बात होनी चाहिए, क्योंकि फ्लड प्लेन मैप करोगे तो उससे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर डेब्रीज डंप हुई है, क्या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप हुआ है, कहाँ रवाइन फिलअप हो गई है। हाँ, तो आप अगर 100 साल का, 50 साल का, 20 साल का, 10 साल का फ्लड प्लेन देखोगे तो उसकी जो लाइन दौड़ी जाएगी तो उससे मालूम पड़ जाएगा क्या करना है। तो ये बात खुलकर क्यों नहीं कही जा रही है? मुझे लग रहा है कि बड़ौदा शहर को इनको खुलकर बताना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं तो ये दोनों शब्द का वो क्या मतलब करते हैं, वो उनको खुल के बताना चाहिए। अगर मैं जो समझा रहा हूँ और नेहा बेन ने जो समझाया, अगर वो उनका मतलब नहीं है तो मुझे लग रहा है कि वो नदी से गद्दारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जब विश्वामित्री में इस मॉनसून में 3 बार बाढ़ आई, विश्वामित्री उफन कर वडोदरा शहर में छलक गई, तब बहुत सारे लोगों ने अपना आक्रोश जताया और ज्यादातर लोग थे, उनका यही सजेशन था कि अतिक्रमण को हटाइए और वो जो कचरा हमने उसमें फेंका है उसे बाहर निकालिए। मतलब बहुत सिंपल था कि डेब्रिस हटाना है और साथ ही जो हमने अतिक्रमण किए हैं, किनारों को हमने बंद कर दिया है, वो हटाना था। ये दो चीजों को छोड़कर ये जो प्रोजेक्ट है उसमें सब कुछ है। रीसेक्शनिंग की बात है, डीसिल्टिंग की बात है, जो आम आदमी के तो समझ के भी बाहर है कि आखिरकार इसमें होने क्या वाला है। क्लैरिफिकेशन भी नहीं है। ऐसे में पर्यावरणविद भी समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार रीसेक्शनिंग और डीसिल्टिंग से होने क्या वाला है। विश्वामित्री नदी की सिर्फ नदी नहीं है, आसपास पूरी इकोसिस्टम है जिसे हमने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये जो शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट है मैम, क्या इकोसिस्टम को जो नुकसान हमने पहुंचाया है, क्या उसे हम सुधार सकते हैं? हाँ, सुधार सकते हैं। समय लगेगा क्योंकि हमने सिस्टमैटिकली नदी को डिग्रेड किया है। जी, सबसे पहले तो विश्वामित्री इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है? विश्वामित्री इकोसिस्टम जो नदी का जल क्षेत्र है वो वाटरशेड से स्टार्ट होता है, जो पावागढ़ से स्टार्ट होके गल्फ ऑफ खंभात तक जाता है और बीच में पिंगलवाड़ा में ढाढर नदी जुड़ती है। उसके पहले जाम्बुआ नदी है, सूर्या है, भूखी है, बहुचराजी है, बहुत सारी ऐसी ट्रिब्यूटरीज है विश्वामित्री का, जो विश्वामित्री का भाग रूप अंग है। विश्वामित्री की मियांडर्स जो है, ऑक्सबोज है, वेटलैंड्स है, जो भी तालाब है और तालाब को जोड़ती हुई सारी जो कासे है, वो सारा विश्वामित्री वाटर इकोसिस्टम का या रिवर एंड इकोसिस्टम का हिस्सा है और बहुत इंटीग्रेटेड पार्ट है। किसी एक चीज को अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके रेपरकेशन दूसरे भाग में हमको साफ नजर आएगा और आता ही रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने मियांडर्स स्ट्रेटन किए हैं पिछले 60 सालों में, फ्रॉम 60s बहुत सिस्टमैटिकली हमने स्ट्रेटन किया है, चाहे रेलवेज हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे कुछ भी हो, उस एक एक करके हमने उसको स्ट्रेटन किया है। और हमारा ऐसा मानना था, इंजीनियरिंग माइंडसेट, कि नदी को स्ट्रेट करके, मियांडर्स को हटा के हम उसका पानी जल्दी से जल्दी शहर के बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन इस बार की जो फ्लड्स थी वो उन्होंने साबित किया कि हम जितना जल्दी पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे उतना ही पानी जमा रहेगा, क्योंकि वो पानी निकलेगा नहीं। क्योंकि समुद्र को भी उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है पानी को एक्सेप्ट करने की। और जो भी हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स डाले हैं विश्वामित्री में, उसके इनवर्ट लेवल्स हमने नहीं देखे हैं और वो पानी बैक मार के स्टैग्नेंट रहा है 4 दिनों तक। तो उसको जो ये इकोसिस्टम स्ट्रक्चर क्या है मैंने समझाया। तो जो भी ये कंपोनेंट्स हैं रिवर के, उसमें राइपेरिन कॉरिडोर्स और रिवाइंस बहुत महत्व रखता है फ्लड्स के संदर्भ में और इकोसिस्टम हेल्थ के संदर्भ में।
वो नदी की एक्चुअल डाइजेस्टिव सिस्टम या किडनी, हम किडनीज कह सकते हैं, वो फिल्टर करती है पानी को, पानी का शुद्धिकरण राइपेरिन एजेस और रिवाइन्स ही करती है। तो उसको जब हमें रिस्टोर करना है तो वो एकदम पॉसिबल है, समय लगेगा, समय जरूर लगेगा, 5 साल 10 साल, लेकिन वो मुमकिन है। लेकिन उसको साइंटिफिकली करना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी उसकी। जी बिल्कुल, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है वो साइंटिफिकली करने की जरूरत है। यहाँ तो बहुत कम महीने यानी 100 दिन का ही एक टारगेट रखा गया है। शायद ये शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल में अलग अलग चीजों को शामिल किया गया है, लेकिन 100 दिनों में शॉर्ट टर्म गोल में भी क्या विश्वामित्री को हम उस कदर उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं कि वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, बाढ़ आने की जो स्थिति है बार बार पैदा हो रही है उससे हम निजात पा सके। खासकर बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं जिन्होंने सालों से विश्वामित्री पर स्टडी किया है, बहुत सारे रिपोर्ट्स रिसर्च तैयार किए हैं। क्या उन रिसर्च का, उन रिपोर्ट्स का कहीं इस्तेमाल किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रोहित भाई, आप लोगों ने भी बहुत सारे पन्नों की एक रिपोर्ट वडोदरा महानगर पालिका को सौंपी थी। ये जो पूरा शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट आया है, क्या वो सारी चीजों को ध्यान में लिया गया है और शुद्धिकरण के इस प्रोजेक्ट में आपको ऐसा लगा कहीं कि ये हमने जो सुझाव दिया था उस तरीके का कोई काम हो रहा है? जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे लग रहा है कि शायद वो रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी नहीं। सिर्फ हमने जो कागज दिए वो नहीं, उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ऑर्डर भी नहीं पढ़ी है, या फिर भारत सरकार कोर्ट में थी इस केस में, गुजरात सरकार थी, बूढ़ा था, वीएमसी थी, कलेक्टर थे, ये सारे लोग रिस्पोंडेंट थे। तो उस वक्त हमने क्या बहस की थी, मुझे समझ में था कि वो बहस क्या उन्होंने सुनी थी क्या। उन्होंने जो रिप्लाई फाइल किए थे और हमने जो काउंटर किए और कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मुझे लगता है कि वो पन्नों को नहीं पढ़ा ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको शुद्धिकरण में स्पष्टता कर दूं, सुएज की बात अभी नहीं हो रही है, तो ये जगह वापस देने वाली बात है। और मैं बार बार ये कहूंगा कि नदी को अपनी जगह वापस देने वाली बात खुलकर कॉरपोरेशन को कहनी चाहिए कि हम नदी को उसकी जगह वापस देने वाले हैं। हाँ? और अगर उनका प्लान यही है कि नदी के आसपास की जगह से ही डेब्रिज निकाली जाएंगी या सॉइल निकालकर नदी को चौड़ा किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि वो नदी खुद मानने को तैयार नहीं है। ये नदी से गद्दारी होगी। जहां जहां पे नदी ज्यादा चौड़ी है या नदी का जो फ्लड प्लेन है या उनके रवाइन में डेब्रिज है, अगर उस डेब्रिज को अगर आप निकालने की बात नहीं करने वाले हो, तो मुझे लग रहा है कि कुछ अलग दिशा में कॉर्पोरेशन जा रहा है या गुजरात सरकार जा रही है, ऐसा मैं कहूंगा। आप सोचो कि फ्लड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, उनको ग्राउंड वाटर की भी नहीं पड़ी है, अभी तालाब को खाली करने के संदर्भ में बात हो रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन और पानी का नाता, तालाब और नदी का नाता, उसके बारे में। और ये जो 8 लेन रोड जो चेक डैम बन के खड़ा है, जिसने ढाढर का पानी या पूर्व से पश्चिम तरफ जो पानी जाता है बारिश के दौरान उसको रोका है, उसके बारे में भी नहीं सोचा। वो पानी के जो जाने के स्रोत है उसके बारे में, जो बुलेट ट्रेन ने जो ऑब्स्ट्रक्शन टेम्पररी या परमानेंट अलग प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन खड़े किए, तो उसके बारे में भी बात नहीं हो रही। तो मुझे समझ रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कॉरपोरेशन को जिस प्रकार के पावर पॉइंट मैंने पत्रकारों से सुने, तो मुझे लग रहा है कि हमने जो बात कही थी उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। रवाइन मैं आपको कुछ शब्द बता दूं कि आपने कहीं उनसे ये बात सुनी कि वो रवाइन खाली करेंगे, एक लाइन। उन्होंने कहीं पे ये कहा कि हम वेटलैंड को रिस्टोर करेंगे, नहीं। उन्होंने कहीं पे ये कहा कि हमने विश्वामित्री नदी को मैप किया है और वो जो फ्लड प्लेन मैप हुआ है उसमें जो पूरा डेब्रिज डंपिंग है या एनक्रोचमेंट है उसको हटाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये अगर ये नहीं कह रहे हैं तो मुझे तो दहशत हो रही है कि शायद ये आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट नहीं, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें क्यों खुलकर नहीं हो रही है, मेरे लिए वो चिंता का विषय है। कभी लग रहा है कि वो करने की कोशिश करने वाले आए हैं, वो अलग शब्द का मतलब हो सकता है कि मैं गुजराती में बोलूँ, वो मराठी में बोलते हो सकता है कि मेरे साइंस की शब्द उसके साइंस की शब्द में शब्दों का ही पर्टिकुलर वर्ड्स का ही प्रॉब्लम हो। तो अभी कभी तो कुछ दिनों से मुझे शंका होने लगी है कि शायद सिर्फ शब्दों का अलग अलग इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जो हम समझ रहे हैं या कोर्ट ने जो कहा था या सही में नदी को रिस्टोर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए जो करना चाहिए, उससे कुछ अलग बात तो होने नहीं जा रही।
और मेरा मानना है कि रवाइन, मैं आपको बताऊं कि आपने कभी उनसे किसी कॉरपोरेशन के मुंह से रवाइन सुना, वेटलैंड शब्द सुना? अगर आप उस शब्द का जो नदी के महत्व के हिस्से है, अगर आप उसकी डेब्रिज रिमूवल शब्द सुना आपने, सो कॉल्ड लो लाइन एरिया या फ्लड प्लेन में फ्लड प्लेन नदी को वापस दिया जाएगा, वो सुना? अगर ये नहीं सुना तो एनजीटी के ऑर्डर में तो यही कहा गया है। और अगर आप स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की जो परमिशन देखे तो उसमें जो एनजीटी का ऑर्डर 2 बार मेंशन किया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार की बातें हो रही है। और मैं मानता हूं कि अगर अभी जो बात हो रही है उस प्रकार का काम नहीं होगा तो ये नदी से, मैं दोबारा कहूंगा, ये नदी से गद्दारी होगी और खुद से गद्दारी होगी। और मैं बड़ौदा शहर के लोगों को हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, हर बार बारिश गिरेगी ऐसा नहीं होगा, और बाढ़ आएगी नहीं, दुष्काल भी आ सकता है, बिकॉज हमने पर्यावरण में बहुत अलग बदलाव किए। तो अतिरेक ऋतु वाली दुनिया है, कभी कुछ भी हो सकता है। अगर दोबारा बारिश ज्यादा हुई एक दिन में, और ये उसको ज्यादा बारिश नहीं कही रही क्योंकि वो रियलिटी होने वाली है, मुझे लग रहा है कि लोगों को बहुत बुरे दिन देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जिसके घर में पानी आया है, अगर वो आज जागने को तैयार नहीं है, अगर बोलने को तैयार नहीं है, मुझे लगता है वो अफसोस की बात है। मैं जब ये कुंभ देखता हूँ न्यूज में, इतना लगा, अगर इतने लोग नदियों से प्यार करते हैं, अगर लोगों को नदियों से इतना लगाव है, या सरकार को, राज्य से, पत्रकारों को, टीवी से अगर नदियों से इतना लगाव है, तो देश की 351 नदियां जो सेंट्रल पोल्यूशन को बोर्ड ने स्वीकार की है कि उसके बहुत सारे स्टेज पोल्यूटेड है। हाँ, उसके बारे में आप सुएज आपका नदी में जाता है, हाँ, ये रवाइन भरने वाली बात, नदी को कैनाल बनाने वाली बात, सारी बातें, मुझे लगता है कि धार्मिक लागनी उस वक्त कहाँ जाती है जी? वो क्यों नहीं आ जाती है? तो मैं तो हमेशा जब देखता तो मैं दुखी हो जाता हूँ कि एक तरफ मेरे को इतने करोड़ों लोग रास्ते में दिखाई दे रहे हैं, सरकार बोल रही है कि आइए आइए पवित्र स्नान कीजिए। तो ये पवित्र स्नान करने वाली समझ जो है, वो जब नदी को अपनी जगह वापस देने वाली बात होती है, जब नदी को जीवित करने वाली बात होती है, जिसमें हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, अगर हम स्वार्थी भी है तो हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, तो उस वक्त कहाँ जाती है हमारी ये धार्मिक लागनी? मैं तो बहुत दुखी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, महाकुंभ की जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं समाज और अलग अलग समुदाय पर, धर्म पर सवाल उठाती ही है। अगर नदी को वाकई में हम इतना पवित्र समझती है कि वो हमारे सारे पाप धुलने के काबिल हैं, तो हमारे आसपास की नदियों ने क्या गुनाह किया है? क्या हम सिर्फ गंगा को ही साफ करेंगे क्योंकि हमें वहां डुबकी लगानी है? क्या हम विश्वामित्री में डुबकी लगाने के बारे में सोच सकते हैं? तो ये सवाल ऐसे हैं जिसके लिए आत्ममंथन कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को करना होगा। क्योंकि जब बाढ़ आई थी हमने बहुत चिल्लाया, हमने बहुत आक्रोश जताया, हमने नेताओं को भगाया, लेकिन उसके बाद ये विश्वामित्री शुद्धिकरण का जो झुंझुना बड़ोदरा शहर को पकड़ा दिया गया है, उसके अंतर्गत क्या हो रहा है ये जानना, ये समझना और उस पर सवाल पूछना भी आप सभी की जिम्मेदारी है। नेहा मैम, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि शुद्धिकरण की बातें हो रही है, 1200 करोड़ अगर सरकार देती है, 3200 करोड़ हम लगा रहे हैं, यानी टोटल 2200 करोड़ जितना पैसा हमारे यहाँ से खर्च हो रहा है, और अगर ये लंबा जाता है तो शायद ये 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट चला जा सकता है। क्या विश्वामित्री में बाढ़ नहीं आएगी इतने पैसे खर्च करने के बाद? जैसे कि मैंने पहले कहा है कि कौन से सिस्टम से हम, कौन से प्रोसेस से हम विश्वामित्री का शुद्धिकरण करते हैं, उसको कैसे रिस्टोर करते हैं, वो मायने रखता है। वो डिटरमाइन करेगा कि बाढ़ आएगी या नहीं आएगी। हमको नदी की फ्लड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है जी। रीसेक्शनिंग अगर उसका जवाब है, जैसे मैंने कि समझा कि रीसेक्शनिंग कैसे होना चाहिए, मैं रीसेक्शनिंग को कैसे समझ रही हूँ, मेरे लिए अगर डेब्री निकाल के जो नदी का हिस्सा उसको वापस देते हैं तो उसको रीसेक्शनिंग कहते हैं, वो मेरी समझ है। लेकिन जैसे रोहित भाई ने बोला कि क्या सत्ता की भी वही समझ है, तो अगर हम साइंटिफिकली करें, नदी को उसका हिस्सा दे के करें, तो हम फ्लड कंट्रोल, बहुत हद तक हम फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं जी। लेकिन जिस तरह से हमारा प्लानिंग हुआ है, वाटर लॉगिंग तो फिर भी परसिस्ट करेगा कुछ एरियाज में। जिस तरह से हमने अपनी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स सीधी नदी के अंदर डाली है या खोली है सब जगह, तालाब में न डाल के, तालाब और वेटलैंड्स को भी रिस्टोर करके हम कर सकते हैं वैसा कुछ कैरिंग कैपेसिटी डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। हमने अगर सारी अपनी ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज अगर नदी में खोली है तो वो सेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं हम, और नदी की उतनी कैरिंग कैपेसिटी है कि नहीं वो
देखना पड़ेगा जी। मैपिंग करने के बाद और मॉडलिंग करने के बाद। बात हुई थी अभी 100 दिन में कितना हो सकता है, या 100 दिन, सिर्फ 100 दिन काम करके अगर रिस्टोर हो जाएगी नदी या फ्लड मिटिगेशन हो जाएगा, तो बहुत कठिन प्रश्न है। मेरे हिसाब से 100 दिन में अगर आपने सारा डेब्री भी हटाया 100 दिनों में, और थोड़ा सा बायो इंजीनियरिंग के साथ, सिविल इंजीनियरिंग नहीं, हार्ड इंजीनियरिंग नहीं, कॉन्क्रीटाइज्ड इंजीनियरिंग नहीं, लेकिन बायो इंजीनियरिंग के साथ हमने अगर वो बैंक्स जो है उसको स्टेबलाइज किए हैं, अगर हम करते हैं और थोड़ी एफर्ट्स डालते हैं जी, तो चांसेस कम होंगे। लेकिन गारंटी के साथ तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि कितनी बारिश गिरने वाली है, कितने दिनों में गिरने वाली है, वो तो हम भी नहीं बता सकते, मेट डिपार्टमेंट भी नहीं बता सकता। बिल्कुल। लेकिन कोशिश करना जरूरी है, कहीं शुरुआत करना जरूरी है जी। तो वन स्टेप टू अ लॉन्ग जर्नी। चलिए, कोशिश हो रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और एक आखिरी सवाल रोहित भाई से जरूर पूछना चाहूंगी, और बहुत सरल भाषा में अगर हमें समझना हो कि विश्वामित्री का शुद्धिकरण कैसे होगा और वडोदरा में बाढ़ कैसे नहीं आएगी, अगर कोई छोटी सी भाषा में, छोटे से शब्दों में कोई जवाब है कि आसानी से कैसे ये हो सकता है, कैसे ये पॉसिबल है? नहीं, आप मुझे बताइए कि दरिया में भर्ती नहीं आनी चाहिए क्या? बिल्कुल तो जैसे दरिया में भर्ती आते हैं, वैसे नियम है। वैसे जो फ्लड प्लेन जो नेहा बहन ने कहा, वो कुदरती, मतलब पूर आने की जो कुदरती जगह है वो नदी की है। नदी वहां बार बार नहीं आती है, वो जब ज्यादा पानी आता है तो वो जगह अगर आप वापस करने को तैयार है, वो जगह जी। और मेरा मानना है कि नदी की खुद की, जैसे मियंडर अगर नदी का अगर आप नहीं डिस्टर्ब करते हो, आप रवाइन वापस करते हो, तो वेटलैंड भी पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, पानी छोड़ सकती है बाद में। तो ये जो सारी इकोसिस्टम है, अगर आप उसको रिस्टोर करते हो, तो नदी की खुद की एक व्यवस्था है जी। जो नेचुरल फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म नदी का खुद का है, लेकिन आपको उसका फ्लड प्लेन वापस करना पड़ेगा। आप नदी के बाढ़ वाले, अगर आप दरिया की भर्ती वाले इलाके में आके बैठने वाले हो, वहां रहने वाले हो, तो वो भर्ती आएगी। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग वाला मामला भी बहुत बड़ा है जी। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। सिर्फ ये बात नहीं करनी चाहिए हमें कि ये फ्लड नहीं आया, पहले पानी हटाओ फिर पानी लाओ, मतलब किस प्रकार का विकास है जी। पहले आप पानी घर से उलेचने की बात कर दो, फिर पानी पीने का नहीं होता, किस प्रकार के विकास की बात है। और मैं एक बात अंत में जोड़ दूं कि ये जो तालाब और नदी का जो नाता हमने तोड़ा है जी। हम लोगों ने तो हमारे बीच का नाता तोड़ा है, घर में तोड़ा है, समाज में तोड़ा है, ज्ञाति प्रथा को लेकर तोड़ा है, धर्म को लेकर तोड़ा है। आप नदी को मत छूइए, गाय माता भैंस को कुछ नहीं कहते, उसमें भी तोड़ने, जानवरों के बीच में भी करने की कोशिश है। मेरा साफ मानना है कि जो तालाब के आसपास के जो रोड है या बड़ौदा शहर के जो रोड है, वो इतने बड़े पैमाने पे ऊंचे हो रहे हैं। मुझे लग रहा है ये दूसरा मुद्दा साथ में जोड़ना चाहिए कि बड़े पैमाने पे जब भी अभी नए रोड का रिपेयरिंग होगा तो रोड की हाइट कम की जाए जी। कम इसलिए कि धीरे धीरे करके आप उस रोड की हाइट कंटूर मैप के मुताबिक आपको ला देनी पड़ेगी, तो वो वॉर फुटिंग में करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज अगर हम करने को तैयार है तो नदी और हम साथ जी सकते हैं। नदी तो जीने के तैयार है जी। हमारी इच्छा नहीं है। और आपने शुरुआत में कहा था कि लोग विश्वामित्री नदी से गुजरते हैं, उससे प्यार करते हैं। मुझे खुलकर कहने दो कि लोग सही में प्यार नहीं करते। बात जब भी विश्वामित्री नदी की आती है तो रोहित भाई को भावुक होते हुए मैंने हमेशा देखा है, क्योंकि हर सुबह जब हम ज्यादातर उठते हैं तो विश्वामित्री नदी को लेकर कोई ना कोई चिंता रोहित भाई है वडोदरा शहर के साथ अपने मैसेज के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा करते हैं, क्योंकि वो नदी से सच्चा प्यार करते हैं। हम वहां से गुजरते तो है, देखते भी हैं, वहां खड़े होकर हमेशा मगरमच्छ को देखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कचरा भी वहीं फेंकते हैं। आपने देखा होगा ब्रिज पर बहुत सारे लोग हमेशा खड़े रहते हैं जो मगरमच्छ को देखते हैं, लेकिन वहां ही कचरा डालते हुए लोग भी आपको दिख जाएंगे। तो विश्वामित्री नदी को बिगाड़ने में, प्रदूषित करने में हमारा भी थोड़ा बहुत हाथ है ही। कॉर्पोरेशन खुलकर ये शुद्धिकरण की बात तो कर रही है, लेकिन खुलकर वहां दूषित पानी भी बहा रही है। बिल्डर्स लॉबी जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, अपना डेब्रिस, अपना गंदा पानी, इंडस्ट्री जो है, ये सब कुछ चल रहा है। ये सारी बातें विश्वामित्री शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं की गई है। ऐसे में विश्वामित्री के शुद्धिकरण की बात मुझे लग रहा है अभी भी हमें सालों तक करनी होगी, और ये चुनावी एजेंडा हमेशा से रहा है और इस चुनाव में
भी जो हम कुछ महीनों बाद वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव कराने जाएंगे, शायद उसमें भी ये मुद्दा रहेगा, थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पर विश्वामित्री नदी को सही मायनों में किस तरह से शुद्धिकरण नहीं, यहाँ एक रीजिनोवेट करने की बात है, वो कैसे होगा उस पर जरूर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपके लिए ये जानना सब कुछ बहुत जरूरी है। विश्वामित्री नदी जब अपना दायरा तोड़ती है तो घर में आपकी आती है। ऐसे में विश्वामित्री नदी के शुद्धिकरण की जो बात हो रही है, विश्वामित्री नदी को साफ करने की बात हो रही है, उसकी फ्लड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हम सबको अफेक्ट करती है। वीएनएम को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। अलग अलग तरह के वीडियो देखने से ज्यादा अच्छा है कि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव और हमारे लिए जो चीजें जानना जरूरी है, ऐसे वीडियो को हम सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
वडोदरा गुजरात का वो नायाब शहर जहां इतिहास की गहराइयाँ और आधुनिकता की चमक एक साथ देखने को मिलती है। ये शहर केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए नहीं बल्कि शाही टाट बाट के लिए भी मशहूर है। लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं वडोदरा शहर का चेहरा बदला। जहां सड़कों पर पहले सादगी और शांति हुआ करती थी, वहीं अब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ब्रांडेड स्टोर्स और एस्थेटिक कैफ़ेज़ ने जगह बना ली। अब हर गली मोहल्ले में एस्थेटिक एम्बियंस के साथ सोशल मीडिया फ्रेंडली कैफ़ेज़ देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के बीच आज भी वडोदरा शहर में एक ऐसी जगह है जो सदियों से इतिहास की महक समेटे हुए अपनी असली पहचान को संभाले खड़ी है। हम बात कर रहे हैं वडोदरा के सबसे पहले कॉफ़ी शॉप कैनरा कॉफ़ी हाउस की, जो आज भी इतिहास की गवाही देता है। 1954 में स्थापित ये शहर का सबसे पहला कैफ़े है जिसने वडोदरा के निवासियों को कॉफ़ी के नए स्वाद को चखाया। जहां शहर में अनगिनत कैफ़ेज़ अपने आकर्षक और आधुनिक माहौल के लिए जाने जाते हैं, वहीं आज भी कैनरा कॉफ़ी हाउस अपनी सादगी और ऑथेंटिसिटी के साथ एक अलग ही पहचान रखता है। समय के साथ इस कैफ़े के लोकेशन में परिवर्तन ज़रूर आया, लेकिन आज भी इसका स्वाद और ऑरा वही पुराना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका VNM टीवी पर। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैनरा कॉफ़ी हाउस की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? कैनरा कॉफ़ी हाउस की शुरुआत 1945 में हुआ था। एक्चुअली मेरे दादाजी और बुआ दादी, वो दोनों की फैमिली माइग्रेट करके आए थे उडुपी से इन बड़ौदा। यहाँ पर आते वक्त उन्होंने एक चीज़ देखा कि देयर इज़ नो सच कल्चर ऑफ जहाँ पर एक साथ बैठ के कोई खाया जा सके, ऐसा कोई पब्लिक प्लेस नहीं है करके। तो उन्होंने ये एक लूप होल को देखा और उन्होंने इसको बिज़नेस की तरह नहीं, इनिशियली एक ऐसे तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया कि जहाँ पर कॉमन पर्सन के साथ साथ सब लोग आके अपना एक फैमिली टाइम गुजार सके और एक मीटिंग भी करना चाहे तो मीटिंग भी करके अपना बिजनेस डिसीजन और वो सब ले सके। तो हमारा रेस्टोरेंट इनिशियली गायकवाड़ जो राजा थे उनके सभापति और सभा के जो भी लोग थे उनसे लेके जो राजनेता थे जो उस टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, सबको केटर करते थे। तो हमारा तब से ऐसा ही है। लेकिन जैसा कि अभी आप देखते होंगे कि आजकल के जनरेशन में एस्थेटिक कैफ़ेज़ का बहुत ऐसा बोलचाल है, तो उन सब के बीच में आज भी ये कैफ़े ने अपनी परंपराओं को फॉलो कर रहा है, तो क्या ख़ास है इधर? एक्चुअली जो हमारा ट्रेडिशन है वही हमारा नीश है। नीश मतलब हमारा स्पेशलिटी वही है। हम सालों से एक ही तरह से एक ही टाइप के पत्थर में जो मसाले पीसते हैं वही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। हम लोग कोई उसमें चेंज नहीं करते। आजकल जो घंटी आ गई है, चक्की बोलते हैं उसको, जो एक बटन दबा दिया चक्की में मसाले पिस जाते हैं, वो सब हम अवॉइड करते हैं टोटली। हम सिर्फ़ और सिर्फ जैसे पारंपरिक तरीके से मसाले बनाए जाते हैं, पारंपरिक तरीके से डोसा बनाया जाता है। और एक हमारा इसमें कंसेप्ट ऐसा है, मेरे जो फैमिली सालों से फॉलो कर रही है स्टार्टिंग सिंस दी फर्स्ट डे ऑफ द रेस्टोरेंट, कि जो हम खा सके वही हमको परोसना है सिर्फ। कैफ़े का सिग्नेचर डिश क्या है, सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हो, ख़ास हो? यहाँ पर बड़ौदा में ऐसा कोई भी ऐसा कोई ऐसा रहवासी नहीं होगा जिसने आज तक खाया नहीं होगा पूना मिसल। पूना मिसल इवन US के टाइम स्क्वायर से लेके जर्मनी से लेके बड़ौदा तक ये सब जगह फेमस है हमारा रेस्टोरेंट, सिर्फ पूना मिसल के लिए। उसका स्टोरी ऐसा है कि कर्नाटक से आते वक्त बीच में महाराष्ट्र आता है। सो वहाँ पर महाराष्ट्र में मेरे दादाजी ने एक बार पूना मिसल खाया था और यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग जो महाराष्ट्र में जो पल्सेस खाते हैं, जो मिसल में यूज़ होता है, उसके जगह पे लोग मठ यूज़ करते हैं। तो मठ को उन्होंने थोड़ा लेके इसमें वो तेल का जो तड़का लगाते हैं ओरिजिनल मिसल में, उसको रिप्लेस कर दिया और एक हेल्थी वे में सबको प्रोवाइड किया है। और समय के साथ आप क्या क्या बदलाव लेकर आए कैफ़ेज़ के, कुछ इनोवेशन या कुछ और? जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे सब ब्रांड सोचते हैं कि हमको हमारा मेनू बढ़ा देना चाहिए, हमको एस्थेटिक्स जोड़ देने चाहिए, बट इसमें कहीं ना कहीं एक एसेंस
लॉस हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए करके सालों से हमारा वही, हम उसी पे कायम है। आगे हमारे अलग प्लान्स है, बट वो हम ये ब्रांड नेम के साथ कभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते। आप जैसा कि इस कैफ़े के साथ जुड़े हुए थर्ड जनरेशन है, तो आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब आप अपने तरफ से और इस कैफ़े को कौन से मुकाम पर ले जाना चाहते हैं? अभी इनिशियली मेरे दादाजी का जो पहला जो उनका जो ये रेस्टोरेंट आने का जो कारण है, वो कारण उनका एकमात्र था कि यहाँ पर एक बड़ौदा का एक ऐसा प्लेस हो जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन से लेके इवन एक अच्छे मतलब लाइक हाई क्लास बिजनेस टाइकून्स जो रहते हैं उन तक हमको केटर कर रहा है। तो मेरा वही कंसेप्ट है, हम वही लेके आगे चलने वाले हैं, और बाकी सब जो मेरे दूसरे वेंचर्स का जो आइडिया है उसको मैं फॉलो करूँगा अलग तरीके से। और इतने चकाचौंध के बीच आपको क्या लगता है कि आज भी वडोदरा का जो ओल्डेस्ट कॉफ़ी शॉप है, इसकी आइडेंटिटी उतनी ही है इस शहर में? अभी इसरो में जैसे कि हमने चंद्रयान का लॉन्च देखा था रिसेंटली, तो डॉक्टर के सिवन जो थे वो ओवरऑल इसरो के मेन डायरेक्टर थे। वैसे ही एक आरसैक करके एक यूनिट है, वो यूपी में है। उसका रिमोट सेंसिंग एंड कंट्रोल का एक इसरो का डिफरेंट डिपार्टमेंट है। मुझे मेरे कभी ड्रीम्स में भी मैंने नहीं सोचा था कि इसरो में एक डायरेक्टर को भी हमारे पूना मिसल के बारे में पता होगा, हमारा जो सांबार का टेस्ट है उसके बारे में पता होगा। रिसेंटली लास्ट ईयर ड्यूरिंग मार्च उन्होंने विजिट किया था। ही स्टडीड हेयर इन MSU टेक्नोलॉजी। वो भी डायरेक्टर रह चुके हैं इसरो के, PN शाह करके, वो भी हमारे कस्टमर है। और फिल्मी जगत में अगर हम लोग देखें तो मल्हार ठाकर जी आए थे, और फेमस कॉमेडियन मनन शाह जी आए थे। ऐसे मतलब हमारे यहाँ पर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है जो आते रहते हैं, और उनके साथ साथ जो हमारे जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उन्होंने भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। वो भी हमारा डे टू डे हमारे रेस्टोरेंट में विज़िट करते हैं। सबका जो बेसिकली जो यहाँ पर आने का कारण रहता है वो बेसिकली यही कारण है कि यहाँ पर जो फूड है वो काफ़ी पारंपरिक तरीके से हम लोग देते हैं उनको, तो उसी के कारण हम हैं। रेगुलर कस्टमर में सबसे ज़्यादा कौन से एज ग्रुप के लोग देखने को मिलते हैं यहाँ पर? ड्यूरिंग आफ्टरनून्स वर्किंग क्लास के लोग यहाँ पर दिखते हैं, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स आते हैं। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम लोग अपने फैमिलीज़ के साथ आना पसंद करते हैं। जो वर्किंग क्लास की मैंने बात की उसमें सिर्फ यूथ आ जाते हैं, जो वर्क फोर्स है इंडिया के। वही टाइम पे अगर हम लोग इवनिंग्स में बात करें तो उसमें सब एक साथ आते हैं, पूरा फैमिली आ जाता है, जहाँ पर 5 साल के बच्चे से लेके हम दादाजी के एज के 70-75 ईयर्स के आ जाते हैं। तो इस शॉप का नाम कैनरा कॉफ़ी शॉप ही क्यों रखा गया? ये बहुत अच्छा आपका सवाल था। कॉफ़ी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस टाइम एक ऐसा था कल्चर कि गैदरिंग करने का एक नॉर्मल तरीका ढूंढा जा सकता है कि हम लोग अगर कॉफ़ी पे, आज जैसे कि चाय पे चर्चा एक फेमस हो चुका है टैगलाइन, वैसे ही उन दिनों में एक रीज़न चाहिए था। तब चाय के ठेले थे बट उसको ऐसी तरीके से ट्रेंड नहीं किया गया था। कॉफ़ी उस ज़माने में एक ऐसी चीज़ थी कि लाइक वो सिर्फ एक वॉनबी थिंग था, लाइक जो सिर्फ हाई क्लास के लोग पीते हैं, तो उसको ऐसे सिर्फ उन तक सीमित ना रखा जाए, ये विजन के साथ दादाजी ने एक इसको मिलने का कारण बना दिया और कॉफ़ी इसलिए आया हमारे रेस्टोरेंट के नाम में। और कैनरा एक ऐसा शब्द है जैसे कि कन्नड़ा जो है वो कन्नड़ा लैंग्वेज है। सो ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम इन इंडिया और उन्होंने अपना प्रेसिडेंसी पूरा सेट किया कर्नाटक में, सो दे वर नॉट एबल टू प्रोनाउंस दिस लैंग्वेज ऑफ कन्नड़ा, सो दैट्स वाई दे रीनेम्ड इट टू कैनरा, जस्ट लाइक द वडोदरा एंड बड़ौदा वर्ड। जैसा कि इस कैफ़े की स्थापना 1954 में हुई थी, तो क्या आज भी हमें वो हिस्ट्री, वो हमारा जो रिच कल्चर और हेरिटेज, उसकी झलक यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर कोई यहाँ पर आता है? हमारा पहले से जो ये था कि हम लोग सिटी के हार्ट में रहते थे, सिटी के विस्तार में एक हार्ट की जो प्लेसमेंट होती है वो सेंटर में होती है, तो हमारा सेंटर से ही हम यहाँ पर रिलोकेट हुए, जो ज़्यादा दूर नहीं है, लकड़ी पुल के सामने है। तो अभी भी हम लोग वही चीज़, हम लोग का फोकस है कि हम लोगों को सिटी के अंदर ही रहना है और सिटी के सब लोगों को केटर करना है। और अभी मतलब कुछ ऐसा कंपटीशन जैसा फील नहीं होता कि शहर में इतने बड़े बड़े कैफ़ेज़ आ गए हैं और स्टिल मतलब एक होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि अभी भी हमारा कैफ़े कैसे स्टैंड आउट करता है, तो उसके लिए
एक्चुअली आजकल का जो यूथ है वो काफ़ी ट्रेंड्स के पीछे भागता है, बट हमको ट्रेंड के पीछे कभी भागना नहीं है। मेरा क्लियर साइकोलॉजी है कि अगर ट्रेंड के पीछे भागना है तो कपड़ों जैसा हो जाएगा, आज ये कपड़ा पहना कल वो कपड़ा पहना। तो वैसे क्यूजिन्स के ट्रेंड को हम अनफॉलो करते हैं, हम उसमें जाने की कोशिश नहीं करना चाहते। हम हमारा नीश ट्रेडिशन का जो ये है हम उसको ही पकड़ना चाहते हैं, और उस पारंपरिक तरीकों को लोग पसंद करते हैं। हाँ, उसी को लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रेडिशनल वे में चलने से हम लोग इसमें कोई फास्ट फूड वाले जैसे कि जो मिक्स एंड मैच थिंग है, जैसे कि अगर मुझे जल्दी बनाना है तो प्रेशर कुकर में बना दिया, वैसे कोई शॉर्टकट नहीं मिलते हैं। अगर पारंपरिक वे से अगर मुझे कोई मसाला बनाना है, कोई डिश बनाना है, जैसे कि पूना मिसल का जो मठ है वो मेन इंग्रेडिएंट है, तो मेन इंग्रेडिएंट को बनाने की जो बैक स्टोरी है वो 24 आवर्स पहले स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा रेस्टोरेंट 8 o'clock को स्टार्ट होता है मॉर्निंग में, सो हमको एटलीस्ट 12 बिफोर द प्रीवियस डे, 12 PM बिफोर द प्रीवियस डे हमको स्टार्ट कर देना पड़ता है। मठ को भिगो के रखना पहले से स्टार्ट करते हैं हम, तो उसमें स्प्राउट्स आते हैं। सो इतना हमको उसके पीछे एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके हम लोग एक पूना मिसल जो सिर्फ 5 मिनट में खाया जा सकता है, वैसा हम डिश एक हेल्थी वे में परोसते हैं। पूना मिसल तो है ही खास, उसके अलावा कौन कौन से खास डिश है यहाँ पर? अभी मैसूर मसाला एक ऐसी डिश है जो हम लोग का जो इसमें जो एक हमारा जो टच है वो ऐसा है कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ में मैसूर का जो चटनी है वो लोग बना के रख देते हैं, हम ऐसा नहीं बनाते। हम उसको हर रोज़ सुबह फ्रेश बनाते हैं। तो हमारा जो उसमें जो मैसूर मसाला की जो चटनी है उसका जो पेस्चराइजेशन का जो टेक्निक है, पेस्ट बनाने की जो टेक्निक है वो एकदम यूनिक है। तो आपको टेस्ट करने से हर एक बाइट में आपको फ्रेशनेस का टेस्ट आएगा, वो एक है। फिर हमारा मसाला डोसा है, फिर दही वड़ा है। दही वड़ा एक ऐसी चीज़ है कि रेस्टोरेंट में पूना मिसल और दही वड़ा कॉमन चीज़ है, लाइक 4 out of 10 कस्टमर्स ज़रूर खाना पसंद करते हैं। दही वड़ा के साथ पूना मिसल एक कॉम्बो ही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। दूसरा हमारा रेस्टोरेंट का स्पेशलिटी ऐसा है कि लोग यहाँ पर सांभर और चटनी खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है स्वाद में, बट इसके पीछे का ऐसा है साइंस कि इसमें हम लोग ना ओनियन डालते हैं, ना गार्लिक डालते हैं, ना जिंजर डालते हैं, कम्प्लीटली जैन है सांभर और चटनी। तो लोग इसको खाना तो पसंद करते ही है, उसके साथ साथ उनका ट्रेडिशनल वैल्यू है। जैसे कि अगर कोई जैन आ गया या स्वामीनारायण आ गए, उनको अगर खाना हो तो वो परहेज़ करते हैं। बट हमारे रेस्टोरेंट में कॉमन सी चीज़ ही है, सालों से हम लोग सिर्फ जैन सांभर ही बनाते हैं, जैन सांभर और जैन चटनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वडोदरा के निवासियों के लिए कुछ खास संदेश अगर आप देना चाहें? बस हमारा साथ उन्होंने अब तक दिया है, आगे भी मैं ये साथ की एक आशा रखता हूँ। और हम लोग आपका जो विज़न है सिटीजन्स, बड़ौदा के सिटीजन्स का जो विज़न है कि कैनरा कॉफ़ी हाउस को वही ट्रेडिशनल वे में परोसना चाहिए, हम उसी को आगे कायम रखेंगे। उनका जो डिमांड है हम उसको ज़रूर केटर करेंगे। ये कैफ़े या रेस्टोरेंट जो मेरे दादाजी ने जो उद्देश्य के स्टार्ट किया था उसको हम कायम रखेंगे, फ्रॉम दी रेगुलर पर्सन टू दी हाईएस्ट ऑफ दी बिजनेस क्लास, सबको हम सर्व करना पसंद करेंगे। जैसा कि आपके फादर ने इस कैफ़े की शुरुआत की थी 1954 में एक बहुत ही प्यारे और अनमोल उद्देश्य के साथ, तो आपके विचार से क्या आज भी ये कैफ़े उस उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, वही जुड़ा हुआ है। हमारा क्वालिटी मेंटेन किया है, उसके वजह से आज तक चल रहा है। जो मेरे फादर ने एंसिस्टर्स ने जो किया था वही क्वालिटी अभी तक हम मेंटेन कर रहे हैं, उसके वजह से पब्लिक का रिस्पांस भी सेम ही है। जैसा कि आज तक अभी तक इस कैफ़े के खाने में जो ऑथेंटिसिटी है वो आपने बरकरार रखी है, तो इसके पीछे की क्या मेहनत होती है, क्या प्रोसीजर होता है? जैसे सब्जियां रोज़ का सब ख़रीदने का खुद ही करते हैं और फ्रेश लाते हैं। जैसे अपने घर के परिवारजनों के लिए हम हेल्थ का सोचते हैं, वैसे ही हमारे कस्टमर्स का भी हेल्थ का सोच के हम ये चला रहे हैं, इसी वजह से आज तक ये चल रहा है। दूसरा कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल कलर या फिर फ्रिज वगैरह में स्टॉक रखने का ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है हम, क्योंकि रोज़ हमारे यहाँ नाश्ते से लेके रात के खाने तक का अगर कभी कुछ होता है तो हम यहीं से अपने ही होटल से हम मंगा के खाते हैं, ताकि हम उस पर चेक भी रख सके, उसके टेस्ट का भी ये कर सके। और
ताकि हमारे कस्टमर को जो भी दिक्कतें हैं वो हमें पता चल सके और उसके ऊपर हम वर्कआउट कर सके, यही हमारा उद्देश्य रहता है। आपके कैफ़े में जो कुक हैं, क्या वो भी सदियों से यहाँ काम कर रहे हैं, या अगर चेंज होते हैं तो फिर उनको आप अपने परंपराओं के हिसाब से कैसे ढालते हैं? यही है एक्चुअली अभी इसको 75 ईयर्स 2023 में 75 ईयर्स कंप्लीट हुए। मींस 1948 को ये होटल खोला गया था, लेकिन 1954 में इसको रजिस्टर्ड किया गया, ठीक है। इसके वजह से हम 1954 बोलते हैं। एक्चुअल में 1948 ब्रिटिश के ज़माने से ये है। तो अपने जो स्टाफ थे उसमें से 1-2 का डेथ हो चुका है, बाकी रिटायर होके अपने अपने घर या गांव चले गए हैं। और अगर नए स्टाफ आते हैं तो हम उनको अपना रेसिपी, अपने सिस्टम, ये सब बता के हम उनको ट्रेन करते हैं। ये रेसिपी किस तरह से, मतलब कैसे विचार आया था? अभी आप जो रेसिपी फॉलो करते हैं, कौन लेकर आया था इसे? हाँ, ये मेरे फादर इन लॉ श्री पांडुरंग माधव कुड़वा जी और उनके ब्रदर इन लॉ जो थे, उनका रेसिपी था। फिर आगे आगे हमारे घर में ही ये मसाले बनते थे, इस वजह से हम भी वो मसाले से इंट्रोड्यूस हो गए कि अंदर क्या क्या जाता है करके, कितनी मात्रा में जाता है, ये सब हम खुद सीखे। उसके बाद जब भी कोई स्टाफ आता है उनको हम ट्रेन करते हैं, किस मात्रा में कितना क्या डालना है वो बताते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं, फिर आगे हमारे कस्टमर के टेबल पे सर्व किया जाता है। आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं? एक्चुअली बहुत साल हो गए। पहले मेरे पेरेंट्स आते थे यहाँ पे, एंड डांडिया बाज़ार मेरी फेवरेट जगह है, तो मैं तो सालों से आ रही हूँ। एंड आई रिमेंबर के मैं ज़ुम्बा करती थी पहले, नाउ आई एम अ हीलर, बट पहले ज़ुम्बा करती थी। तो किसी का भी बर्थडेज़ भी अगर होता था ना हमारे ग्रुप में, तो वी यूज़ टू कम हियर, वी यूज़ टू चिल, एंड स्पेशली द फिल्टर कॉफ़ी एंड द साउथ इंडियन आई लव। वडोदरा के बाकी कैफ़े से क्या अलग है यहाँ पर कि आप इतने सालों से यहाँ आ रहे हैं? ओके, सबसे पहले तो अगर कैफ़े वर्ड अगर पता चला हो ना, तो ये कैनरा कैफ़े से ही पता चला था। बाकी तो हमारी जनरेशन में इतना कुछ नहीं था, मेरी डॉटर की जनरेशन में कैफ़ेज़ एंड ऑल आर वेरी फेमस, बट हमारे लिए सबसे पहला कैफ़े तो यही था, तो ये भी था। एंड साउथ इंडियन इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वालिटी वैसी की वैसी है इतने सालों के बाद भी, एंड प्राइस भी अगर आप देखें तो इट्स रीज़नेबल। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पे हाँ, अच्छा, पर्सनली पुना मिसल के लिए फ़ेवरेट है, पर मैं दही नहीं खाती तो मैं पुना मिसल नहीं खाती। मेरा फेवरेट यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी है, एंड साउथ इंडियन की सभी डिशेस, इडली सांभर, वड़ा सांभर एंड उत्तप्पा, या दैट्स माय फेवरेट। वक्त बदला, लोग बदले, टेस्ट बदला, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो है जो नहीं बदली वो है कैनरा कॉफ़ी हाउस की असली पहचान। ये सिर्फ एक कैफ़े नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं यादों की संदूक है, जिसमें हर एक चुस्की के साथ एक नए दौर की कहानी लिखी गई है। आज के समय में जहां नए कैफ़ेज़ नए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, वहीं कैनरा कॉफ़ी हाउस ये संदेश देती है कि ख़ास होने के लिए ट्रेंडी होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी असली पहचान से जुड़े रहना ज़रूरी है। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी से रूबरू करने के लिए देखते रहिए VNM TV। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement.
Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments. જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area. A perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. इन दिनों कॉमेडी कल्चर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जब भी हमारा माइंड स्टक होता है किसी चीज में, जब भी हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं तो हम कुछ अच्छा देखना पसंद करते हैं और इसमें कॉमेडी हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी पर रहा है। कॉमेडी मूवीज हो, कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी हो, कुछ भी ऐसा जिससे हमें थोड़ी देर फ्रेश फील हो, कुछ हंसी वाली बातें हो, कुछ हंसी मजाक की बातें हो। ऐसे में स्टैंड अप कॉमेडी इन दिनों एक कल्चर बन गया है, इन दिनों एक ट्रेंड बन गया है और यूट्यूब पर तो हम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यूट्यूब पर कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्होंने कई अलग अलग प्रकार की कॉमेडीज हमारे सामने इंट्रोड्यूस की है। पहले हम सिर्फ अलग अलग कॉमेडी के बारे में जानते थे। एक वो दौर था जब कादर खान जैसे कॉमेडियंस, जॉनी लीवर जैसे कॉमेडियंस हमारे सामने थे और अब कॉमेडी के भी अलग अलग प्रकार हमें देखने मिले हैं। ऐसे में एक कॉमेडी जिसे डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुछ ऐसे ह्यूमर, ऐसे सरकाज़म का इस्तेमाल होता है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है जो कभी कभी किसी लोगों के लिए, किन्हीं लोगों के लिए ऑफेंसिव भी साबित हो जाता है। अब आज हम डार्क कॉमेडी की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों डार्क कॉमेडी कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। क्यों है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, उस टॉपिक को नहीं लेके आएंगे। हम आज बात करेंगे डार्क कॉमेडी के बारे में। इन दिनों आप हर जगह सुन रहे होंगे कि डार्क कॉमेडी कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के लिए अच्छी नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर को डार्क कॉमेडी शोभा नहीं देती है। ऐसे कई सारे लोगों ने बात कही है, तो इसी
बात पर हम आज गौर फरमाएंगे। इसी टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ में। डार्क कॉमेडी क्या है और क्या सच में डार्क कॉमेडी हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती है हमारी लाइफ में, ये पूरी चर्चा का विषय आज का होगा। और आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर देवाशीष पालकर, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, और उनसे ही हम जानेंगे डार्क कॉमेडी के रिलेटेड कई सारे सवाल के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर देवाशीष। थैंक यू सो मच आजवी। अब जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, इन दिनों बहुत चर्चा में है और वैसे भी डार्क कॉमेडी को लेकर काफी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आती रही हैं, लेकिन फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग बहुत रही है। तो हम आज के इस टॉपिक को शुरू करेंगे। सबसे पहले डार्क कॉमेडी की डेफिनेशन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप किस तरह से लोगों को समझाएंगे डार्क कॉमेडी के बारे में, उससे शुरू करते हैं। डार्क कॉमेडी का मीनिंग ये है कि हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में जोकिंग वे में बात कर रहे हैं जो नॉर्मली हम बात नहीं करना प्रेफर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम डेथ के रिलेटेड बात हो गई, या फिर ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में बात हो गई, डेथ से सेक्सुअल टॉपिक्स के बारे में बात हो गई, या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक्स है, ऐसी बात हो गई जहां पे एक सार्केज्म, एक सटायर, एक आयरनी का रेफरेंस देकर बात की जाती है। सो दैट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ डार्क कॉमेडी। एंड डार्क कॉमेडी हैज बीन एग्जिस्टिंग, मतलब जब से ह्यूमन लैंग्वेज फॉर्म हुई है तब से डार्क ह्यूमर या डार्क कॉमेडी एग्जिस्ट करता ही हुआ है। अभी वो ज्यादा और ट्रेंड में आ गया है क्योंकि लोगों तक अब पहुंच रही है वो बातें। अब जब हम पुराने क्लिप्स देखते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं, ये पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन शायद उतना लोगों के सामने नहीं आ रहा था कि अच्छा ये मीनिंग था, राइट। और अब जैसे मैंने कहा कि दो ग्रुप में बट चुके हैं लोग, एक जो इसे बहुत फनी अज्यूम करते हैं, एक जो बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। और क्यों, मतलब क्या रीजन है कि कुछ लोग इसे फनी महसूस करते हैं और कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस बात पे? राजवी, जैसी इंसान की पर्सनालिटी होगी, जैसी उसकी लाइक्स होगी, वैसे उसके डिसलाइक्स भी होंगी। तो इस वजह से क्या होता है कि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो जाता है। सो वी हैव टू लुक बियॉन्ड द पोलराइजेशन। नॉट ऑल थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड एज ब्लैक एंड व्हाइट। तो हर एक चीज के अलग अलग लोगों की लाइकिंग्स और प्रेफरेंसेस रहने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी पर्सनालिटी स्टाइल कैसी है। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनालिटी की बात करें तो 5 मेजर टाइप्स होती है, पर्सनालिटी टाइप्स होती है। एक होता है ओपननेस, एक होता है कॉन्सेंचुअसनेस, एक होता है एक्स्ट्रावर्जन, एक होता है एग्रीएबलनेस और एक होता है न्यूरोटिसिज्म। टू गिव यू सिंपल थिंग्स, इसका मतलब क्या है? ओपननेस यानी कि ऐसे लोग जो नई नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों में ये ओपननेस का ट्रेट बहुत ज्यादा होता है। तो जिन लोगों में ये ट्रेट ज्यादा देखने को मिलता है, दे वुड अप्रिशिएट सच डार्क कॉमेडी एंड डार्क ह्यूमर एज वेल। जिन लोगों में ओपननेस कम होगा टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, दे विल प्रोबेबली हेजिटेट टू डिस्कवर दीज थिंग्स, और शायद वो ऑफेंड भी हो जाएंगे जल्दी से। उसी तरह से जो लोगों में न्यूरोटिसिज्म का ट्रेट, न्यूरोटिसिज्म यानी कि दे आर हाईली इमोशनली सेंसिटिव पीपल, तो फियरफुल होंगे, सेंसिटिव ज्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाएगा। तो ये अगर ट्रेट जिसमें है तो शायद ये डार्क ह्यूमर से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाएंगे। एंड द प्रॉब्लम हैज हैपेंड रिसेंटली कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ये सारी चीजें मेन स्ट्रीम में बहुत इजीली एक्सेसिबल हो रही है। से पहले भी अंडरग्राउंड कॉमेडी क्लब्स वगैरह चलते थे जिनका बहुत लोगों को पता नहीं रहता था, बिकॉज वो एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट में और रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे वर्क करते थे। तो जिन लोगों को वो चीज पसंद आएगी वही लोग वो चीज देखने के लिए जाएंगे। बट नाउ बिकॉज इंटरनेट इज सो इजीली अवेलेबल टू अस, सारी चीजें जो चल रही है वो हमारे सामने खुलकर आ जाती है। सो दैट हैज रिजल्टेड इन दिस पोलराइजेशन। राइट, सो दिस कैन बी अ रीजन कि दोनों, मतलब उसमें गलत कोई भी नहीं है, बस अपनी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से पीपल रिएक्ट, राइट। अब एक चीज है जो हमने काफी बार नोटिस की है, आप भी अगर देखते होंगे तो हमारे सामने कई बार रील्स आते हैं, कई पॉडकास्ट आते हैं जिसमें जो मशहूर कॉमेडियंस हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, या कुछ टेलीविजन के बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनके पॉडकास्ट में जब वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आ जाती है जहां उन्हें कोई ट्रॉमा अपनी लाइफ में मिला हो, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गुजरे हों। तो कई बार ये अनुमान लगा दिया जाता है, उस चीज को कनेक्ट कर दिया जाता है कि शायद क्योंकि इन्होंने ट्रॉमा देखा है तो अब वो उसको हंसी के माध्यम से, मजाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं और लोगों को हंसा देते हैं। तो क्या इसमें एक सच्चाई है कि ऐसा होता है, ट्रॉमा आपको पुश करता है ऐसी चीजों के लिए? राइट, अगर हम ह्यूमर की बात करें तो ह्यूमर एक साइकोलॉजी में एक मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। मैच्योर डिफेंस यानी कि इट इज अ गुड वे इन विच यू आर ट्राइंग टू कोप अप विद एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि आपने उसका हंसी मजाक बनाकर उस सिचुएशन से आपने ओवरकम करने का तरीका ढूंढ लिया है। सो लॉट ऑफ टाइम्स आप जैसे कह रहे हैं, हो सकता है कि ह्यूमर इज वन वे इन विच समवन इज कोपिंग विद इट। तो बहुत सारे लोगों जिनको लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज रही है वो उसी के बेसिस पे से अपनी एक मजाकिया कहानी तौर पे पेश करते हैं, एंड दैट बिकम्स अ स्टैंड अप सेट आल्सो।
तो ये हम बहुत सारे स्टैंड अप कॉमिक्स का देखते हैं कि उनकी कोई स्ट्रगल की कहानी होती है या उनके कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो उनके लिए खराब है, आज वो उसी वे में प्रेजेंट करेंगे जिससे वो कॉमिकल वे में बाहर है। सो लॉट ऑफ टाइम्स ह्यूमर टेक्स द फॉर्म ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज्म, जिससे वो अपने स्ट्रेस को, अपने एंजाइटी को या इवन अपने ट्रॉमा को भी कम कर सकते हैं। And that's the reason why people who are themselves going through these kind of experiences sometimes are drawn into such kind of humor also. तो उन्हें कभी कभार वो चीज का जब हंसी मजाक बनाया जाए तो अच्छा भी लगता है कि चलो यार मेरी प्रॉब्लम थी, शायद वो इतनी बड़ी भी नहीं है, because there are people laughing about it and there are people who have gone through that. Right. ऐसे में एक चीज, एक सवाल भी लोगों के मन में आता है कि घर में भी हम ऐसा देखते हैं कि जब कोई डबल मीनिंग जोक हमारे सामने आता है तो पेरेंट्स तुरंत टोक देते हैं कि इस तरह की बातें मत करो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करो, इस तरह की मीनिंग्स की तरफ अपना दिमाग मत दौड़ाओ। तो क्या उसका भी हमारे मेंटल हेल्थ से हमारे साइकोलॉजी से कुछ कनेक्शन है कि शायद जब इस तरह का कंटेंट कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई देख रहा है, तो क्या उसकी लाइफ में कोई असर पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का? देखिए राज, कौन देख रहा है उससे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सो एज आई सेड कि अगर कोई ऐसा कंटेंट कोई कंज्यूम कर रहा है जो उसके एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो डेफिनेटली उसका बुरा इम्पैक्ट तो पड़ सकता है। तो जैसे हम कोई डार्क ह्यूमर की बात कर रहे हैं, या फिर डार्क ह्यूमर से भी ऊपर का एक लेवल होता है ब्लू ह्यूमर या फिर ब्लू कॉमेडी, जहाँ पे एक्चुअली सिर्फ सेक्सुअल टॉपिक्स के बारे में जोक्स किए जा रहे हैं, राइट? एंड देन इट समटाइम्स इवन क्रॉसेस द लाइन। कभी कभार वो लाइन बहुत थिन रहती है कि वो डार्क ह्यूमर या ब्लू ह्यूमर कब एक ऑब्सीन वल्गर टर्न ले लेता है। वी डोंट नो अबाउट दैट। एंड समटाइम्स अगर वो बच्चे एक्सेस कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग जो अपनी मैच्योरिटी नहीं पाए हुए हैं, तो डेफिनेटली इट कैन क्रिएट अ काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन देयर ओन माइंड्स। तो इसीलिए एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमर पर से, बट अबाउट एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कि आजकल इंटरनेट पे हर एक चीज एक 12-13 साल का बच्चा देख पा रहा है बहुत आसानी से, और शायद उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे एक पता होना कि कौन सा कंटेंट कौन से एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं, आई थिंक दिस इज समथिंग जो हमें ब्रॉड स्केल पे डिस्कस करना ही चाहिए डेफिनेटली। दैट्स ट्रू कि अभी का टाइम ऐसा है जहां पर किसी भी एज ग्रुप का इंसान बहुत आसानी से सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर सकता है, सोशल मीडिया पर कई सारी चीजें देख सकता है। अब उस पे वो क्या देख रहा है और उसे क्या देखना चाहिए, ये सिखाना जो उसका गार्डियन है, जो पेरेंट है, उनका काम है। आखिर में मैं जानना चाहूंगी, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है और बहुत लोग जानते हैं क्यों गर्म हुआ है, और उसमें कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, यहाँ तक कि कुछ महाराज, कुछ बाबाओं की भी प्रतिक्रिया आई है कि ये हमारे इंडियन कल्चर को शोभा नहीं देता। तो क्या एज अ साइकियाट्रिस्ट, एज एन एक्सपर्ट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सी, कौन सी बात कौन से कल्चर को शोभा देती है नहीं, आई थिंक ये भी चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें कि आज से 30 साल पहले तो क्या टाइप के कपड़े पहनना अप्रोप्रिएट था, क्या टाइप के कपड़े अप्रोप्रिएट नहीं था, ये भी चीजें चेंज होती ही रहती है। तो ह्यूमर की बात करें या फिर कोई भी मीडिया की बात करें, वो हमेशा विद द कल्चर, विद द टाइम्स ऑफ सोसाइटी चेंज होता ही रहता है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता जाएगा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो हम जिस टाइप का मीडिया कंज्यूम करते थे वो चेंज होने ही वाला है, राइट? व्हाट इज अप्रोप्रिएट टू कल्चर एंड व्हाट इज नॉट फॉर वन इंडिविजुअल लाइक मी और यू टू डिसाइड। वो एक कल्चर ही डिसाइड करेगा, और अगर कल्चर को वो इनअप्रोप्रिएट लगेगा तो डेफिनेटली कल्चर उस पर आवाज उठाएगा, एंड दैट इज ऑल अप्रोप्रिएट। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ, कि जैसे सोशल मीडिया पे बहुत लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस, है ना? और इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ मॉरल इशू। बट आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा वो लीगल इशू या एक पार्लियामेंट्री इशू बना देना चाहिए कि उसको इतना ज्यादा हाइप करके जो लोग को पता भी नहीं था, अब आप उन लोगों तक भी ये चीज पहुंचा रहे हैं। तो इफ योर इंटेंशन इज कि ये चीज ना पहुंचे, तो इसके बारे में जितना हम बात करेंगे उल्टा वो और ज्यादा बढ़ने वाली है, राइट? एंड यस, एज आई सेड अर्लियर कि डार्क ह्यूमर, ब्लू ह्यूमर और इवन ऑब्स्सेनिटी, उसमें वो थिन लाइन है। एंड आई थिंक एज कंटेंट क्रिएटर्स ये जानना जरूरी है कि जब हमारी इंडियन ऑडियंसेस क्या है, कैसी है, तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएटनेस वहां पर शो करना इज नॉट अ वायलेशन ऑफ कि हम उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोक नहीं रहे, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच आर डेफिनेटली टैबू, और वो कौन बोल रहा है उस पर भी निर्भर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी जो रिसेंट इशू हुआ, वहां पर इशू इतना ज्यादा बढ़ गया बिकॉज देयर वाज दिस फेमस पॉडकास्टर जो वहां पर गए थे, जिनको लोगों को एक अलग इमेज में देखने की पिछले 1-2 साल से आदत हो चुकी थी, राइट? एंड नाउ व्हेन ही गोज देयर एंड टॉक्स अबाउट दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स, तो बहुत ज्यादा लोगों को एक शॉकिंग इंपैक्ट करता है। लेट्स से इंस्टेड ऑफ हिम वही कॉमेडियंस कुछ बोल रहे होते तो शायद इतना ज्यादा भी बवाल नहीं मचता, राइट? बट बिकॉज वी हैव सीन
दिस पॉडकास्टर इन अ पर्टिकुलर रोल, और हमें लगने लगा कि अजय यार इसकी तो इमेज ये है, एंड अचानक से वहां पर जाके वो ये बोल रहा है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमारे इंटरनली भी क्रिएट होता है। वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि एक इंसान सिर्फ एक स्वरूप में नहीं होता, हमारे सबके अलग अलग चेहरे हैं, है ना। मैं आपके साथ जिस तरह से बात कर रहा हूँ, शायद मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ अलग तरीके से बात करूंगा। तो किसी भी एक इंसान को एक स्वरूप में आप जो मीडिया पे देख रहे हो, उससे उसकी आइडेंटिटी मत बना लो, राइट। इन बोथ द वेज इट इज प्रॉब्लमेटिक कि आपने ये जोक सुन लिया गलत बोलते हुए तो उसको बुरा कह दो, या फिर उसको कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुन के आपने उसको संत महात्मा बना दिया। तो दोनों ही पोलर एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड फॉर अस, राइट। और ये चीज आज के दौर में बहुत सीरियसली लोगों को समझने की जरूरत है, नॉट ओनली फॉर अ कंटेंट क्रिएटर बट इन जनरल भी अपने आसपास के लोगों के लिए ये दिक्कत बहुत लोगों को आती है। और इसी वजह से हम कोशिश करते हैं वीएनएम टीवी के जरिए आप तक बातें, जो सही जानकारी है उसे पहुंचाने की। बहुत सारी बातें आसपास आपको सुनाई देती हैं, आपके रूबरू आती हैं, आपको कई सारी जानकारियां मिलती हैं, लेकिन वो जानकारी कितनी सही है, कितनी सटीक है, या बस राय का पहाड़ है, ये तय करना आपकी जिम्मेदारी है। और इसी की एक छोटी सी कोशिश की है हमने डॉक्टर देवाशीष के साथ में मिलकर। अब मैं चाहूंगी कि आखिर में आप, अगर बहुत सारी ऑडियंस हमें देख रही हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं, कुछ जो आपने कहा कि जो ऑडियंस है वो भी देखती है और साथ साथ पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो पेरेंट्स को और जो ऑडियंस है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर? आई थिंक यही है कि वी नीड टू नो कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जब भी कोई कंटेंट हमें ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, इसकी वजह से हमारे कोई नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं, तो दैट इज अ साइन कि आपको वो कंटेंट शायद नहीं कंज्यूम करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे बहुत ज्यादा वायलेंट मूवीज जो वो पुष्पा वगैरह टाइप की मूवीज होती है, एनिमल टाइप की मूवीज होती है, वो मुझे नहीं पसंद, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ वायलेंस। सो आई विल मेक अ कॉन्शियस अटेम्प्ट कि मैं वो चीजें ना देखूं, और अगर गलती से भी मेरी वो स्ट्रीम में आ जा रहा है तो मैं उसे रैपिडली स्क्रॉल करके चला जाऊंगा। सी, हमारा एल्गोरिदम जो सोशल मीडिया का वो वर्क कैसे करता है, बिकॉज अगर हम उस पर रुके रहे, हमने कुछ सेकंड्स के लिए भी वो क्लिप देख ली, तो डेफिनेटली वो एल्गोरिदम वैसी क्लिप्स हमें और ज्यादा दिखाएगा। तो आई थिंक ये हमें समझना जरूरी है कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। अगर आप उसे टाइम नहीं दोगे, आप उस कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करोगे, तो डेफिनेटली जो आप फॉलो कर रहे हो वैसा ही कंटेंट आपको दिखता जाएगा। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे माइंडफुल हो, है ना। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बट वी चूज कि हमें कौन सा पसंद है, हमारी हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है। आई थिंक ये दो सवाल हम अगर कंटेंट में भी पूछने लगेंगे तो डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दैट्स ट्रू। एंड आई रियली विश, हमें बहुत उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस बात को गंभीरता से समझेंगे, क्योंकि बात भले छोटी सी है लेकिन ये बड़ा स्वरूप ले सकती है। क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है, और हम अक्सर मेंटल हेल्थ पर बात करते आए हैं क्योंकि जरूरी भी है और इस बारे में बात होनी भी चाहिए। इसी के चलते आज इस मुद्दे पर हमने बात करी है डॉक्टर देवाशीष के साथ में, और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, डॉक्टर देवाशीष। थैंक यू राजवी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये थी कुछ जानकारी डार्क कॉमेडी के बारे में। डार्क कॉमेडी के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, और जैसे कि इस टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। बहुत पहले डार्क कॉमेडी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अब ये ज्यादा मुद्दा गर्म हो चुका है, और बहुत इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि इसे नेशनल मुद्दा बना दिया गया है। इस पर मैं जानती हूँ कि काफी लोग नाराज भी हैं, काफी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी हैं, और मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग भी इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमें जरूर कमेंट करें कि आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर। फिर एक बार लौटेंगे वीएनएम टीवी पर, तब तक देखते रहिए वीएनएम टीवी।